तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी ज़ोरदार तरीके से चल रहा होगा। सीटेट 2024 दिसंबर जो परीक्षा होने वाली है उसकी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ज़ोरदार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल समीप कुमार पर। और आज से हम जो है साइकोलॉजी की जो है लेक्चर सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले आप लोग को जो है देखने को मिलेगा मनोविज्ञान से हम आज जुड़ने वाले हैं साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजी से आज जो है आपको जुड़ने को मिलेगा और सबसे पहले आज जो है आपको ज़ोरदार तरीके से जो है इनका आगाज़ करेंगे। ये कंटिन्यू लेक्चर होने वाला है जिसमें आपको पूरा इसका सीरीज़ जो है देखने को मिलेगा, एकदम बेसिक से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अंत तक बने रहे यदि आपको शानदार तरीके से इस लेक्चर को समझना है ना। तो चलिएगा, तो सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बात करेंगे यदि क्या है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसको लेकर के बहुत सारे जो दार्शनिक आए उनमें अपना अपना उनमें लेकर के अपना अपना मत रहा। और सबके मत को आपको आज जो है यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट आए उन लोग का मत किस प्रकार अलग अलग विषय को लेकर के इसके पीछे रहा। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। जो साधारण तौर पे यदि हम बोले साइकोलॉजी है क्या चीज़, तो हम इसको बोल देते हैं प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन। मतलब जो हम हमारे जो रोज़ की सोशल बिहेवियर जो हमारी क्रियाएं हो रही है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। परंतु इसका जो यदि हम इतिहास क्रम देखें तो आज ऐसा नहीं रहा इसका स्वरूप जैसे आज हम देखते हैं। समय के साथ साथ ये बदलता गया, इसका प्रारूप जो है वो फॉर्मेट जो है आप देख सकते हो चेंज होता गया, है ना। तो यदि हम बात करें वुडवर्थ महोदय जी, वुडवर्थ महोदय जी ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो तो आत्मा का त्याग करके आगे बढ़ा है। तो मतलब मनोविज्ञान को कभी हम समय में आत्मा का विज्ञान भी कहा करते थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने मन का भी त्याग किया है। मतलब इसको हमने कोई समय ऐसा भी रहा जब मन के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी इसको बोला गया, है ना। कभी कभी तो ये भी कहा गया कि इन्होंने क्या किया है, चेतना का त्याग किया है। इसका मतलब चेतना का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसके नाम से भी इसको जाना गया। परंतु बाद में व्यवहार, तो व्यवहारिक रूप से इसको स्वीकार किया गया। वुडवर्थ ने कहा कि चेतना का तो त्याग इन्होंने किया ही किया है, चलो भाई ये व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी इसको कहा गया। वहीं एक और जो हमारे मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो महोदय जी, क्रो एंड क्रो महोदय जी क्या कहते हैं उसको भी नज़र दौड़ा देते हैं। इनका एक मानना था कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे, ये इनका कहना था ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, और उससे संबंधित जो मानव संबंध का जो अध्ययन है वही हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। चलिए पहला इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान का क्या इतिहास क्रम अभी तक का रहा है ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये ग्रीक भाषा से, तो जो साइकोलॉजी आप शब्द देखते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। तो ग्रीक भाषा के जो दो शब्द है आपके साइकी और लोगस, तो साइकी और लोगस से मिल करके जो है माना जाता है इसका शुरुआत हुआ था साइकोलॉजी शब्द का। ये जो दोनों भाषाएं हैं उसमें से साइकी जो शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो लोगोस है उसका वो भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है। यदि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड देखेंगे तो इसका मतलब होता है आत्मा। साइकी का मीनिंग ही होता है आत्मा। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या किसी चीज़ का स्टडी करना, है ना। तो जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, जिस विषय के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उस विषय को प्रारंभ में इसके मीनिंग के आधार पे, है ना, आत्मा का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। पर जैसे जैसे समय गुजरते गया, है ना, समय गुजरने के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते गए। पहले के जो दार्शनिक थे 18वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी, उनका विचार उनका तर्क अलग था। पर समय के साथ साथ इनमें व्यापक परिवर्तन आया और इनका जो है एक बड़ा इतिहास क्रम भी है शानदार। तो चलिए एक मज़े के तरीके से इसके इतिहास क्रम को अच्छे से समझते हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास का क्रम है वो किस प्रकार रहा, समय आने के साथ साथ इसके प्रारूप में कैसे कैसे बदलाव हुए, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो पहला जो समर्थन था, जैसे कि आप अभी मीनिंग में देख रहे थे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी,
साइकी और लोगस, साइकी और लोगस ये दो शब्दों से मिल करके बना है, ऐसा हमने भी देखा है। तो उसमें क्या अर्थ निकल रहा था, साइकी मतलब आत्मा, लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो इसके कुछ समर्थक आए 16वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें आप लोगों ने महान प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु, जिसको आप फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जो है आप इसको जूलॉजी इसमें जो है आप देखते हो, फादर ऑफ जूलॉजी में जानते हो अरस्तु जी को, फादर ऑफ बॉटनी लेमार्क जो है, ऐसे आपके देखे होंगे, पढ़े होगा आप लोगों ने। तो अरस्तु है, दकार्ते है, दकार्ते बहुत महान जो है उस समय के 16वीं शताब्दी के आसपास जो है महान दार्शनिक हुए। तो ऐसे जो लोग थे इन्होंने क्या किया, इस पर काम किया और उन्होंने बताया कि ये क्या है, आत्मा का ही विज्ञान है, और आत्मा का ही विज्ञान है ये अरस्तु, प्लेटो, दकार्ते, इन्होंने इस पर काम किया। पर देखिए आत्मा के बारे में यदि हम बात करें, सोल की बात करें, है ना, साइंस ऑफ सोल बोलोगे, तो यदि हम सोल की बात करें तो कहीं से भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए जो बाद के दार्शनिक आए 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंतिम समय में, है ना, तो उन्होंने इस पर एक बड़ा सवाल खड़े कर दिया, भैया आत्मा क्या है। हाँ, इसका पास आपका जवाब है। तो आत्मा का कोई जवाब जो है किसी के साइंटिस्ट के पास नहीं था। आत्मा को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये था कि आत्मा को तो हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, है ना। तो इसका जो प्रमाण को लेकर के जो विवाद रहा वो बहुत आगे तूल पकड़ा, और इसको लेकर के लगातार आत्मा के अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़ा होता रहा कि भैया आत्मा क्या है, आत्मा का विज्ञान क्या है। इस पर बहुत विशाल जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, और इसको लेकर के, इसके अस्तित्व को लेकर के बाद में अलग अलग उन्होंने कार्य हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना कार्य दिया। रॉस जी ने तो ये भी पूछा कि भैया आत्मा क्या है, क्या आप इसका संतोषजनक उत्तर दे पाओगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि आत्मा का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, इसका कोई विशेष प्रारूप नहीं होता, इसलिए बाद में आत्मा के अस्तित्व को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। तो पहले जो आत्मा का विज्ञान इन्हें माना जा रहा था उस पर विवाद खड़ा हुआ। फिर ये बाद में 17वीं शताब्दी के आसपास इसके जो मन का विज्ञान है, इसके स्वरूप को स्वीकार किया गया। और कुछ जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बोला 17वीं शताब्दी में कि भैया ये क्या है, एक मन का विज्ञान है, मन के व्यवहारों का जो अध्ययन करना है, मन का अध्ययन करना है, ये हमारा एक मन का विज्ञान है। पर सवाल इसमें भी खड़े हुए कि भाई मन के जब हम बात करते हैं, हमारे माइंड की बात करते हैं, तो माइंड जो ऐसा एक भाग होता है हमारे शरीर का जिसका ना तो कोई निश्चित स्वरूप है ना ही इसका कोई अस्तित्व है। तो इसके स्वरूप और अस्तित्व को लेकर के फिर से जैसे पुराना विवाद चल रहा था, वही विवाद फिर खड़े हो गए। बोले अब क्या करें भाई, कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो इसको लेकर के बाद में फिर से विवाद खड़ा हुआ, और विवाद को लेकर के तूल पकड़ते हुए ये विवाद आगे बढ़ा। और जो मनोविज्ञान में जो पहले से चले आ रही थी खींचतान जो चल रहा था दार्शनिकों वैज्ञानिकों के बीच, वो आगे क्रम में बढ़ता रहा। और मन का जो इसका स्पष्टीकरण है इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर पाने के कारण इसकी व्याख्या कठिन हुई मन का, और मन का व्याख्या कठिन होने के कारण, अदृश्य होने के कारण इनके अस्तित्व को नकार दिया गया। बाद में चेतना का विज्ञान, इसको चेतना के स्वरूप के ऊपर बात की गई। बोला गया ये भैया कुछ नहीं है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना का विज्ञान। 19वीं सदी के आसपास बहुत सारे ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने बोला कि ये क्या है, 19वीं सदी के आसपास ये एक चेतना का विज्ञान है। मतलब इसके माध्यम से हम चेतना के जो है विज्ञान इसको मान सकते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस हमारे जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स ने कहा कि ये जो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम चेतना का अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने चेतना का समर्थन किया, चेतना की बात की। पर जब चेतना की बात आती है तो चेतना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाई मन को यदि हम बात करें तो 3 प्रकार का मन होता है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, है ना। चेतन मतलब जागृत अवस्था में, अर्धचेतन मतलब जिसे कुछ विशेष प्रयास के द्वारा जागृत किया जा सके, अर्धचेतन होता है। और अचेतन मतलब सुषुप्त अवस्था में जो मन हमारा रहता है वो अचेतन मन होता है। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि चेतन जब आप बोल रहे हो मतलब यहाँ पे मन की बात आ रही है, और इसी मन को तो हमने नकारा था। पहले वाले जो 18वीं शताब्दी है, जो उससे पहले हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे देखे थे ना कि मन का तो अस्तित्व ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। तो फिर मन को कैसे स्वीकार करता है ये जो मनोविज्ञान है वो। तो फिर भैया इन्होंने बोला चेतना मन से जुड़ा हुआ है और मन जो है चेतना से जुड़ी हुई है। इसलिए बाद में इसके ऊपर भी विवाद खड़े हुआ 19वीं सदी के आसपास। और इसके जो
स्वरूप है, इस पर भी क्या प्रमाण खड़े कर दिए गए और इस मनोविज्ञान को भी नकार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पे मन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुआ। मन किससे जुड़ा हुआ था? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। मन के 3 स्तर बताए गए हैं, इसलिए इस पर भी विवाद खड़े हुआ। और मनोविज्ञान का क्रम जो है, इतिहास का क्रम, इसका थोड़ा आगे बढ़ा और फिर कुछ और बहुत महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा किया और एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक, व्यवहारवाद के जनक प्रोफेसर वाटसन है ना, बिहेवियरिस्ट, इन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर माना। बोला ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार पर आधारित जो हमारी जो रोज़ की क्रियाएं होती है, हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, उस मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा? व्यवहार का मनोविज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर बोला। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य का जो बाह्य व्यवहार है, बाह्य व्यवहार का हम जो है प्रॉपर अध्ययन कर सकते हैं, ये वही मनोविज्ञान है जिसका इन्होंने समर्थन किया वाटसन ने, और कहा कि हम इसके माध्यम से बाह्य व्यवहार का बहुत प्रॉपर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मानव ही नहीं, इसमें हम जो है व्यवहार के माध्यम से पशु का जो व्यवहार है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने का भी ये हमारा एक बड़ा माध्यम बन सकता है। इस प्रकार इन्होंने इसका सपोर्ट किया, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना समर्थन दिखाया और बताया कि हम जो है व्यवहार के माध्यम से, मनुष्य और पशुओं के व्यवहार के, बाह्य व्यवहार के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिसका फिर यह व्यवहारिक जो मनोविज्ञान जो मान रहा था कि व्यवहार का ही अध्ययन करना ही हमारा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, उस पर भी बाद में प्रश्न चिन्ह खड़े हो गया, है ना। इन्होंने बाह्य व्यवहार का अध्ययन तो माना, जैसे बाह्य व्यवहार मतलब आपके बाहरी जो व्यवहार है, जिसमें आप हंसना, रोना, गाना, क्रोध आना आपको जो होता है ना, किसी को देख करके मुस्कुराना, कोई किसी के गम में को देख करके दुखी हो जाना, ये बाह्य व्यवहार है। ऐसे बाह्य व्यवहार का तो अध्ययन कर सकते हैं, पर इनकी आंतरिक उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, कहाँ से ये हमारे आंतरिक व्यवहार में आ रही है? तो आंतरिक व्यवहार में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हुआ है। जैसे आप किसी चीज़ को देख करके दुख हो रहा हो, मतलब आपके आंतरिक व्यवहार में भी कहीं न कहीं क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। तो ऐसे जो आंतरिक व्यवहार में जो बदलाव हो रहा है, आंतरिक व्यवहार के कारण जो हमारा बाह्य व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। तो आंतरिक और बाह्य को लेकर के यहाँ पे जंग छिड़ गया कि भाई आंतरिक व्यवहार को क्यों नहीं बताता ये मनोविज्ञान, बाह्य व्यवहार के ऊपर कार्य करता है, बोले आप व्यवहारवादी हो। तो इसको लेकर के बाद में आगे द्वंद्व की स्थिति बन गई यहाँ पे, लेकिन फिर से इसके सिरे से नकार दिया गया। इसके जो व्यवहारिक विज्ञान बोला गया, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए बाद में। और इसके बाद कुछ ऐसे महान साइंटिस्ट आए 20वीं सदी, 21वीं सदी के आसपास, ये तो 20वीं सदी में देख सकते हो आप, ये 20वीं सदी का था। 21वीं सदी के आसपास कुछ और भी महान वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि भैया मनोविज्ञान का है हमारा व्यक्ति की क्रियाओं का कंप्लीट स्टडी होता है इसमें, मतलब साइंस ऑफ एक्टिविटी। हमारी जो रोज़ की एक्टिविटी है, यही जो हमारी व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, रोज़ का एक्टिविटी हमारे द्वारा किया जा रहा है, हम वातावरण के साथ जुड़ करके जो गतिविधि कर रहे हैं, है ना, उनका अध्ययन जो है वातावरण से संबंधित होने के कारण इसको बोला गया व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। तो वुडवर्थ महोदय जी ने 21वीं सदी में बताया कि वातावरण से संबंधित जितने भी व्यक्ति क्रियाएं करता है सुबह से लेकर शाम तक, है ना, उनके व्यवहार को, यदि उनके हम होने वाले जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं का यदि हम अध्ययन करें तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बोले मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। इस प्रकार से इन्होंने इसके लिए अपना मत प्रस्तुत किया और अपना एक परिभाषा दिया, जिसके अनुसार इन्होंने कहा कि वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है ना। अब इसी प्रकार स्किनर महोदय जी आए। स्किनर महोदय, उनका अपना विचार था। स्किनर हमारे मनोविज्ञान के महान मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि जीवन में आपके जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है कि हम अपने जीवन की विविध परिस्थिति में, दुख में, सुख में, है ना, सही है, गलत है, कहीं पे कोई डिसीजन में हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहा है, मोड़ आ रहा है, तो जीवन की विविध परिस्थिति में हम प्राणी कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, हम कैसे रिएक्शन दे रहे हैं कोई चीज़, कोई कार्य के प्रति, उसी का अध्ययन करना, ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट, हमारे पूरे मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या माना गया? इनके अनुसार कंप्लीट रूप से कहा गया कि ये हमारा क्या है?
मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान को बाद में फिर क्रो एंड क्रो जी आए महोदय जी, उन्होंने भी बोला कि मनोविज्ञान क्या है भाई। तो मनोविज्ञान हमारे मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, एक प्रकार का अध्ययन है, जिसमें हम विविध प्रकार के मानव व्यवहार मानव संबंधों को जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे समय के साथ साथ हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने भी अपना विचार दिया। जैसे डॉक्टर माथुर जी है, माथुर जी ने कहा कि भैया मनोविज्ञान का है, मनुष्य और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसे करने में विज्ञान की विधियों का काम आता है। तो मनुष्य और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करना माथुर जी ने बताया, है ना। इसके अलावा भाटिया महोदय है, जो हमारे भाटिया बैटरी परीक्षण जिन्होंने किया था, उन्होंने मनोविज्ञान को बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, एक व्यवस्थित और सुसंबद्ध क्या है, विवरण करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान को लेकर के जो काफ़ी लंबे समय से जंग छिड़ी हुई थी अलग अलग वैज्ञानिकों के बीच, उनको लेकर के संतुष्टि मिला इसमें। और विज्ञान जो मनोविज्ञान है उसके स्वरूप को व्यक्ति की क्रियाओं साइंस ऑफ एक्टिविटी के रूप में स्वीकारा गया। और इसका जो विकास क्रम है आपने पूर्ण रूप से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखा। अंत समय तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लेक्चर्स के लिए आप अपडेटेड रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, और कंप्लीट आगे के मनोविज्ञान के कंप्लीट लेक्चर के लिए जुड़े रहें, अपडेट आपको मिलता रहेगा। अंत समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार हमारे जो मनोविज्ञान का इतिहास क्रम है उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।